स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर रहे हैं, मैं हाइपर कंजुगेशन के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं सिग्निफिकेंस कर रहा था, मैंने एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को डिस्कस किया था। अब जो एक्चुअली में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है रेजोनेंस इफेक्ट से काफ़ी वीक होता है, फिर भी जाके बहुत सारी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। जैसे कि हम लोग बात करें नेक्स्ट में, जैसे कि ये हमें इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बता रहा हूँ। मैं हाइपर कंजुगेशन के सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसे जब बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा दिया, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है दैट इज कोल्ड हाइपर कंजुगेशन। जो स्ट्रक्चर्स बने जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। आपको पता है कि ये जो बेंजीन के बाद जो कार्बन है दैट इज कोल्ड अल्फा कार्बन है। और ये जो है कौन सा कंजुगेशन हो रहा है, सिग्मा पाई कंजुगेशन हो रखा है, आप देख सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है बेंजीन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सो दैट इज दिस रीज़न ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा, आप देख सकते हैं कि ये वाला यहाँ पे लोन पेयर बन जाएगा। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है क्योंकि यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, कार्बन के सराउंडिंग में अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। सो दैट इज द रीजन दिस बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। दीज बॉन्ड विल रिमेन एज सच, वो ऐसे ही रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, सो दैट इज द रीजन हाइड्रोजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो लोन पेयर है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड में बन जाएगा। ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, इट विल रिमेन एज सच, ये वाला यहीं पे रहेगा। और ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से 5 बॉन्ड हो जाएंगे। सो दैट इज द रीजन दिस बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऊपर तो वैसे ही है प्लस हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट केस में कैसे होगा, ये लोन पेयर जो है यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ये बॉन्ड बन जाएगा, ये इट विल रिमेन एज सच, ये बॉन्ड बना। और ये आपको पता है कि यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, इसलिए ये बॉन्ड जो दैट इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। तो ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और ये यहाँ पे जो है दैट विल बी, ये यहाँ पे बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे क्या आ गया था, ये यहाँ पे आया तो डेफिनेटली क्या आ गया था, यहाँ पे क्या आ गया था, डबल बॉन्ड आ गया था। जब यहाँ पे ये वाला शिफ्ट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जिसकी वजह से इस कार्बन की सराउंडिंग में कितने बॉन्ड हो गए थे, यदि ये बॉन्ड होता है 1 2 3 4, ओके हो गया था 5 बॉन्ड हो जाने थे। सो दैट इज द रीजन दिस बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, लोन पेयर में। और ये लोन पेयर जो है किस में हुआ, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया। यहाँ पे बॉन्ड कितने हो जाने थे, यहाँ पे टोटल बॉन्ड 5 हो जाने थे। सो दैट इज द रीजन दिस बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। और यहाँ पे जब ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो है आपको पता है कि यहाँ पे कितने बॉन्ड हो जाने थे, यदि ये यहाँ पे होता तो 5 बॉन्ड हो जाने थे। सो दैट इज द रीजन दिस बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स, ये जो पोजीशन होती है दैट इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है, और ये कौन सी होती है, पैरा पोजीशन होती है। सॉरी, ये डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हुआ, सो दैट इज द रीजन। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कैसे होगा, देखो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इस टाइप से ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर चलते रहते हैं। तो ये बन गया आपका CH3, है ना, CH3, ये दे विल रिमेन एज सच, ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये देख सकते हैं आप, वही बन गई, वही स्थिति आ जाएगी। वैसी जो पहली वाली स्थिति है वही स्थिति यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आपका ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, और ये कौन सी है, पैरा पोजीशन है। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। तो कल को जो क्योंकि आपको पता है बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है अप्रोच करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो इसलिए ये जो अल्काइल ग्रुप जो है दैट इज हाइपर कंजुगेशन की वजह से कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। जैसे मैं सिंपल सी बात करूँ स्टूडेंट्स, मैं हेलोजिनेशन रिएक्शन करवा दूँ, ये आ गया, ये मैंने CH3 ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच कर दिया, मैंने हेलोजिनेशन करा दिया, Cl2 कर दिया, Cl2 के साथ ट्रीट करा दिया। FeCl3 हेलोजन करियर होता है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो ये जो क्लोरीन आएगा, या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या फिर कहाँ पे आएगा, पैरा पे आएगा।
क्यों आएगा? ऑर्थो और पैरा पे क्यों आएगा? मेटा पे क्यों नहीं आएगा स्टूडेंट्स? ऑर्थो और पैरा पे क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है FeCl3 जो है Cl FeCl जो 3 था, इससे यहाँ से जो है हेलोजन करियर जो है यहाँ से Cl+ को इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। Cl+ जो है यहाँ पे जनरेट होता है और ये Cl+ जो है यहाँ पे बेंजीन के ऊपर अटैक करता है। और Cl+ जो वो कहाँ पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है मैक्सिमम होगी। आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ऑर्थो और पैरा पे क्या है? मैक्सिमम है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो CH जब बेंजीन को मैं बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच कर देता हूँ तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो ऑर्थो और पैरा पे की होती है? मैक्सिमम होती है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल Cl+ Fe जो हेलोजन करियर है जो यहाँ से क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा Cl+ को। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ पे अटैच होगा? ऑर्थो और पैरा पे। इसलिए CH3 जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो कल को जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पे आएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट होगा। तो ये सिग्निफिकेंस जो है दैट इज एक्सप्लेन विद रिस्पेक्ट टू हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से हमने एक्सप्लेन किया। तो यदि मैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करूं तो ये अल्फा हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू कितने स्ट्रक्चर्स बने हैं? ये तो चलो वही हो गया ना, सिमिलर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से कितने स्ट्रक्चर बने हैं? 9 बॉन्ड जो रेजोनेंस है वो कितने बने हैं? 1 2 3। तो 3 जो है इसके वजह से बन रहे हैं, 3 इसकी वजह से बनेंगे, 3 इसकी वजह से बनेंगे। तो इसके जो 9 बॉन्ड रेजोनेंस बनेंगे वो कितने बन जाएंगे? कितने बनेंगे? 9 जो है इसके टोरिन के 9 बॉन्ड जो है रेजोनेटिंग 9 बॉन्ड जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन ने मतलब हेल्प करी है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है दैट विल बी कमिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। स्टूडेंट्स, हाइपर कंजुगेशन की वजह से जो बॉन्ड लेंथ होती है वो शॉर्टर हो जाती है। जैसे कि मैं इस केस में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि ये आपका एक एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये आपने प्रोपेन ले लिया। प्रोपेन में आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी शिफ्टेड हियर और ये जब यहाँ पे आएगा तो अभी आप परफेक्ट हो चुके हो हाइपर कंजुगेशन में 1 2 3। जब ये शिफ्ट होगा तो व्हाट विल हैपन? ये आ गया CH2। ये आप कार्बन नंबर 1, इसको नंबर 1 दे दो, कार्बन को 2 और ये 3। तो आप देख सकते हैं कि जब ये यहाँ पे होगा तो यहाँ से कार्बन पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और CH और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन 9 बन जाएगा CH2-। इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके विद रिस्पेक्ट टू बन गया। इसी तरह से उसके विद रिस्पेक्ट टू मतलब इसके विद रिस्पेक्ट टू बन सकता है, इसके विद रिस्पेक्ट टू बन सकता है कि अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो था C2C3, ये जो कार्बन था C2C3 ये सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड। और जो सिंगल बॉन्ड था उसकी जो बॉन्ड लेंथ थी इस केस में कितनी थी? 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग थी। पर हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या हुआ कि ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? किस में कन्वर्ट हो गया? ये डबल बॉन्ड में। इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया, सब डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया। तो जिसकी वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है पहले ज़्यादा थी, हाइपर कंजुगेशन होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी C2C3 की, और वो जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? C2C3 जो है हाइपर कंजुगेशन की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है दैट विल बी 1.49 एंगस्ट्रॉम। तो आप देख सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ थी, जो सिंगल बॉन्ड था वो क्या हो गया? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, उसमें डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया। ये डबल बॉन्ड करैक्टर जो है एक्वायर कर लेगा, जिसकी वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ थी वो थी पहले थी ज़्यादा थी, पहले बड़ी थी, और वो क्या होगी? कम होगी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हाइपर कंजुगेशन जो है बॉन्ड लेंथ को क्या कर रहा है? शॉर्टर कर रहा है। स्टूडेंट, मैंने एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर दिया था कि कैसे स्टेबिलिटी जो है अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करती थी। अल्फा के हाइड्रोजन यदि ज़्यादा थे तो एल्कीन की स्टेबिलिटी भी क्या होती थी? ज़्यादा होती थी। जैसे मैं कार्बोकैटायन की भी मैंने मतलब ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट लेक्चर में कि ऑर्बिटल के हिसाब से कि किसकी जो कि क्यों जब हाइपर कंजुगेशन होता है तो जैसे कार्बोकैटायन जो है जो वेकेंट ऑर्बिटल जो था जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता था, जिसकी वजह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है हाइपर कंजुगेशन की वजह से इंक्रीज करती थी। स्टेबिलिटी इंक्रीज करने की हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज करती थी। तो हम लोग बात करें जैसे कि कंपेयर करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकैटायन में किसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। जैसे बात करें, ये मैं टर्शियरी कार्बोकैटायन ले रहा हूँ CH3 ये टर्शियरी कार्बोकैटायन आ गया। उसके बाद आ गया जैसे ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन।
और ये आ गया प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और फाइनली चलो ये आ गया। तो आप देख सकते हैं क्या है ये। हाँ, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही थी, मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि ये जो इसका जो वेकेंट ऑर्बिटल होता था, मतलब इस पे जो पॉजिटिव चार्ज था, ये क्या करता था, ये कार्बन जो हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता था। आपको पता है कि ये वाला जो कार्बन जो है ऐसे रोटेट कर रहे थे, और बार बार ये जो जब रोटेट करता था तो जब इसका तो प्लेनर स्ट्रक्चर होता था, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज, आपको पता है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज है। एक स्टेज आती थी ऐसी कि इसकी ये जो sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज का कार्बन है, कार्बन और जो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते थे, इस कार्बन के क्या होते थे, इस कार्बन के वेकेंट जो ऑर्बिटल है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिस पे पॉजिटिव चार्ज था, उसका वेकेंट जो ऑर्बिटल था, उस वेकेंट जो ऑर्बिटल p ऑर्बिटल जो था, उसमें इलेक्ट्रॉन के क्या हो रहे थे, ट्रांसफर होते थे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या हो रही थी, पूरी हो रही थी, कमी को पूरा कर रहा था ये, और स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये जो है दैट इज स्टेबिलिटी जो है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है दैट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन जो है ज़्यादा होंगे उतना ही डेफिशिएंसी जो है उसकी पूरी होगी। जो वेकेंट जो ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल जो था, वेकेंट पी ऑर्बिटल पाई स्टार जो हम बता रहे थे, पाई स्टार जो ऑर्बिटल होता है उसकी उसमें इलेक्ट्रॉन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज करेगी। तो आपको पता है कि जितने अल्फा हाइड्रोजन जो है ज़्यादा है, नो बॉन्ड रेजोनेंस जो है उतने ही क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस केस में देखो तीन अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन आगे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है टर्शरी की केस में, और सेकेंडरी की केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे जो है वो प्राइमरी के केस में कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे जो है कोई भी हाइड्रोजन कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा, आपको पता ही है कि ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ये कौन सा है, सेकेंडरी, और ये कौन सा है, प्राइमरी। क्यों बोलते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन भाई, क्योंकि ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3, इसलिए इसको, ये कौन सा कार्बन है, टर्शरी। टर्शरी कार्बन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए इसको टर्शरी कार्बोकेटाइन बोलते हैं। ये कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये कार्बन जो है कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी। और यदि पॉजिटिव चार्ज जो है सेकेंडरी कार्बन के ऊपर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो सेकेंडरी कार्बन के ऊपर आ रहा है, इसलिए इसको सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बोलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इसलिए ये कार्बन कौन सा है, प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसको प्राइमरी कार्बोकेटाइन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा है, क्योंकि इसके अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा है, इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस जो है इसके ज़्यादा होंगे, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अल्फा हाइड्रोजन पे इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। अब जैसे मैं बात करूं इस केस में, यदि हमें पूछा जाए कि कार्बोकेटाइन की केस में ये मतलब हम लोगों को कार्बोकेटाइन दिए हुए हैं, किसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो इस टाइप से देख लो, जैसे कि ये एक केस दिया हुआ है और दूसरा केस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कौन कौन से कार्बोकेटाइन्स हैं। ये कार्बन कौन सा है, ये कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3, इसलिए ये कार्बन जो दैट इज टर्शरी कार्बन है। आप देख सकते हैं कि ये कार्बन जो है 2 कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन के साथ। तो ये कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और ये कार्बन आप देख सकते हैं कि ये कार्बन जो है ओनली एक ही कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये प्राइमरी कार्बन है। तो आप देख सकते हैं ए बी सी। आपको पता है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें हम लोग बात करें तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो होगी वो सी की ज़्यादा होगी, फिर जो है वो ए की होगी, और फिर किसकी होगी, बी की, सी ए बी। हो गया, क्लियर हो गया सभी को। ये टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये प्राइमरी, और ये कौन सा है, सेकेंडरी। तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, सी की, फिर होगी ए की, और फिर क्या होगी, बी की। स्टूडेंट्स हम लोग यदि बात करें तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो ग्रेटर होता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से, और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है किसके ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट करता है। तो हाइपर कंजुगेशन जो है, हाइपर कंजुगेशन इज डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है का जो इफेक्ट
होता है वो इंडक्टिव साइड से ज़्यादा होता है। जैसे मैं बात करूँ ऐसे केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि CH3CH2 प्लस कार्बोकेटाइन लिए हुए मैंने, और एक और मैंने लिया कि कार्बोकेटाइन CH3CH2 और ये CH2 प्लस। अब यदि मैं इंडक्टिव साइड के हिसाब से बात करूँ, ये सपोज करो कंपाउंड ए है और ये बी है, इंडक्टिव साइड के हिसाब से बात करूँ तो स्टूडेंट्स इथाइल ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो CH3 मिथाइल ग्रुप के इफेक्ट से इथाइल का इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा होगा। इसलिए बी की जो स्टेबिलिटी है वो ए से क्या होगी, ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू प्लस साइड इफेक्ट। क्यों? इथाइल ग्रुप जो है वो जो C2H5 ग्रुप जो है उसका जो प्लस साइड इफेक्ट जो है वो CH3 से ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो है इसकी ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूट्रलाइज ज़्यादा होगा, इसलिए स्टेबिलिटी इसकी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। पर बात करें हम लोग हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से स्टूडेंट बात करें तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यदि और इस केस में हम लोग देखें तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपको पता लग गया होगा कि इसके जो नो बॉन्ड जो रेजोनेंस है वो 3 बनेंगे, उसके नो बॉन्ड जो रेजोनेंस है वो 2 बनेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से ए की स्टेबिलिटी जो है वो बी से ज़्यादा है, और इंडक्टिव हेड के हिसाब से बी की स्टेबिलिटी जो है ए से ज़्यादा है। तो हमें पता है कि हाइपर कंजुगेशन जो इफेक्ट है वो डोमिनेंट है, किसके ऊपर डोमिनेट करता है, वो किसके ऊपर, इंडक्टिव हेड के ऊपर डोमिनेट होता है। इसलिए ए की जो स्टेबिलिटी होगी वो बी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपने देखा कि ए के केस में 3 जो है नो बॉन्ड रेजोनेंस बन रहे हैं, इसमें 2 नो बॉन्ड रेजोनेंस बन रहे हैं, इसमें 3 नॉन बॉन्ड रेजोनेंस बनने की वजह से ए की स्टेबिलिटी जो है बी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। हाइपर कंजुगेशन जो है डोमिनेट कर रहा है किस पे, जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है वो मोर स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। स्टूडेंट अगले केस में को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जैसे कि ये केस दिया हुआ है, कार्बोकेटाइन के केस को डिस्कस कर रहा हूँ मैं। जैसे इस टाइम में दिया हुआ एक कार्बोकेटाइन दिया हुआ, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, और दूसरे ये ए आ गया, और दूसरे की केस में क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, इसी पोजीशन पे कार्बोकेटाइन, और तीसरा जो केस है उसमें ये दिया हुआ है। अब देखते हैं स्टूडेंट, काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप यहाँ पे तो चलो मतलब जो डोमिनेंट की बात हो गई थी, अब यहाँ पे दोनों इफेक्ट आ रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है, हाइपर कंजुगेशन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दोनों प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। वहाँ पे तो चलो उनके बीच में कंपटीशन हो गया था, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। स्टूडेंट्स पहले में ये ए कंपाउंड आ गया, ये बी, और ये आ गया सी कंपाउंड्स। इसमें मैं बात करूँ तो अल्फा हाइड्रोजन, पहले मैं हाइपर कंजुगेशन का ही लूँगा, आपको पता है यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये आ गया कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, इसके बाद जो कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। तो यहाँ 1 2 3 3, तो 1 हाइड्रोजन होगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हम लोग बात करें तो स्टूडेंट्स कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, इसमें देख सकते हैं कि 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी कितने होंगे, 2, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, तो ये 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 और 2 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी ये कार्बन और ये कार्बन है ना, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी 4 अल्फा और यहाँ पे भी 4 अल्फा। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंडक्टिव हेड जो है वो भी प्ले कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, है ना। आपको पता है यहाँ पे इंडक्टिव हेड जो है सबसे क्लोज है, इंडक्टिव हेड जो प्लस आई हेड जो वो डिस्टेंस पे डिफाइन करता है, ये इसके क्लोज हैं। आप देख सकते हैं कि ये इससे दूर है और इसमें ये काफ़ी दूर है। पहली तो बात है कि हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से देखा जाए 3 अल्फा 4 अल्फा, तो 4 अल्फा जो है ज़्यादा है। इन दोनों जो हैं हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से, ये दोनों जो हैं दोनों जो कार्बोकेटाइन होगी इनकी स्टेबिलिटी जो है इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। पर अब ये है कि दोनों में टाई हो गया, अब टाई हो गया तो अब यहाँ पे दूसरा जो है हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से टाई हो गया, तो प्लस आई फेड आ गया यहाँ पे,
प्लस आई फैट जो है प्ले करेगा इसमें। तो प्लस आई फैट जो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो है कार्बोकेटाइन और जो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, ये आपको CH3 ग्रुप है, ये भी CH3 ग्रुप है ना, यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है कार्बोकेटाइन के पास है, तो जिसकी वजह से प्लस आई फैट इसमें ग्रेटर होगा, इसमें प्लस आई फैट जो है कम होगा। तो यहाँ पे जो है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो दैट इज़ अ रीज़न बी जो है मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू किससे, सी से, और सी इज मोर स्टेबल देन क्या होगा, ए, बी। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने पहले इंडक्टिव फैट में भी डिस्कस किया था, जैसे ये CH3 ग्रुप आ गया, ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन की जगह हमने ले लिया ड्यूटेरियम, और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की जगह क्या ले लिया हमने, ट्रिटियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो मैं प्लस आई फैट के हिसाब से बताया था आप लोगों को, प्लस आई फैट के हिसाब से जो था इंडक्टिव फैट जो होता था वो किसका ज़्यादा होता था, ये आगे सपोज करो ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो आपको बताया था मैंने कि जो ट्रिटियम का जो प्लस आई फैट जो है वो ड्यूटेरियम से ज़्यादा होता है, और ड्यूटेरियम का किससे होता है, ट्रिटियम से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसलिए प्लस आई फैट जो है इसका ज़्यादा होगा, इसका उससे इसका ज़्यादा होगा, इस ड्यूटेरियम से ज़्यादा ट्रिटियम का होगा, और प्रोटियम से ज़्यादा किसका होगा, ड्यूटेरियम का होगा। तो ऑर्डर आपको याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। यदि मैं हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से बात करूँ तो ये जो ऑर्डर होगा ये इसमें जो है उल्टा हो जाएगा। हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से यहाँ पे होएगा जो आएगा CH3, फिर उसके बाद जो आएगा ड्यूटेरियम, और उसके बाद क्या आएगा, ट्रिटियम। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऑर्डर बनेगा वो आ जाएगा A, B और C। तो आप देख सकते हैं कि जो हाइपर कंजुगेशन, तभी बोला जाता है कि हाइपर कंजुगेशन जो इफेक्ट है दैट इज़ रिवर्स ऑफ प्लस इंडक्टिव फैट, आप देख सकते हैं। तो अभी जो है मैंने काफ़ी डिस्कस किया है। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट जो इसको हाइपर कंजुगेशन को मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो नेक्स्ट जो है वीडियो में जो फ्री रेडिकल्स का जो हाइपर कंजुगेशन है उसको मैं डिस्कस करूँगा, और थोड़ी सी जो भी फैक्टर्स हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।